हेलो क्लास 10th, वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग क्लासेस। अगर आपको हमारी बनाई वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो एक बार फिर स्वागत है सभी को हमारे राइजिंग क्लासेस के चैनल में। और आज हम सोशल साइंस सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म को समझेंगे। यहाँ पर फेडरलिज्म को समझने के लिए हम उसकी परिभाषा को समझते हैं कि आखिर फेडरलिज्म है क्या, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, या फिर हिंदी में कह सकते हैं कि ये संघवाद है क्या। तो इसके एक डेफिनेशन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and various constituent unit of the country। यहाँ पर बड़ी आसान और सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो फेडरलिज्म जो है वो एक तरह की जो देश की सरकारें होती हैं, जो गवर्नमेंट के स्तर होते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार जहाँ पर पाई जाती है वो फेडरलिज्म है। बड़े आसान शब्दों में 2 या 2 से ज़्यादा वाले टायर में जो सरकारें होती है, स्तर में जो सरकारें होती है, वो फेडरलिज्म कहलाती है। ये एक इसका डेफिनेशन हुआ। जैसे उदाहरण के लिए हम मानते हैं कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है और दोनों में कहीं ना कहीं पावर बटा हुआ है ना। तो यहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। तो हम अगर पिछले अध्याय पावर शेयरिंग को या सत्ता की साझेदारी को देखते, वहाँ बेल्जियम और श्रीलंका में भी पावर को ऐसे बांट दिया गया था, जिससे वहाँ पर लोकतंत्र को एक नया आयाम मिला। ऐसे ही फेडरलिज्म में भी क्या होता है, 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकारें जो है फेडरलिज्म में पाई जाती है या उस देश में पाई जाती है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक सरकारें हो, वो फेडरलिज्म सरकार है या फेडरलिज्म जैसी स्थिति वहाँ पर है। एक हमारे पास एक और शब्द आता है जिसे हम बोलते हैं यूनिटरी की एक डेफिनेशन है, हम उसको पढ़ते हैं पहले। अ यूनिटरी सिस्टम इज अ कंपोज ऑफ वन सेंट्रल गवर्नमेंट दैट होल्ड ऑल द पावर। यहाँ पर एकात्मक सरकार है, जो एकात्मक सरकार की एक डेफिनेशन है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही सारा होल्ड होता है। वो स्टेट को या दूसरे तरह की सरकारों को पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, पूरा कमांड सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो उसे हम एकात्मक सरकार कहते हैं। ऐसा स्कॉटलैंड में और ब्रिटेन में इस तरह का उदाहरण पाया जाता है। और भारत में फेडरलिज्म का और अमेरिका में भी इसी तरह का एक उदाहरण है। तो हम यहाँ पर आज समझे कि हमारे लिए फेडरलिज्म हमारे लिए क्या है, या फेडरलिज्म का मतलब क्या है, और यूनिटरी एकात्मक सरकार का मतलब क्या है। हमने दोनों चीज़ों को यहाँ पर समझा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगला टॉपिक है फ्यूचर ऑफ फेडरलिज्म, मतलब संघात्मक सरकार की विशेषताएं। जैसा हमने डेफिनेशन पढ़ के आए तो वहाँ पर हमने पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक स्तर लेवल पे जो गवर्नमेंट पाई जाती है वहाँ पर फेडरलिज्म है। तो पहला अगर हम पॉइंट पढ़ते हैं, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ऐसी सरकार, ऐसे किसी देश में जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लेवल की सरकारें हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पर फेडरलिज्म सरकार है। ये पहली विशेषता है फेडरलिज्म की। दूसरा हम विशेषताएं पढ़ते हैं, डिफरेंस टायर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। यहाँ पे सेम सिटीजन पे ध्यान दीजिएगा, सेम सिटीजन्स बट ईच देयर हैज़ इट्स आउन जुडिक्शंस इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि हमारे यहाँ अलग अलग स्तर की सरकारें हैं, लेकिन वो डिफरेंट स्तर की सरकारें सेम सिटीजन उनको चुन के रहता है, या फिर सेम सिटीजन पे वो सरकारें बनाता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि सेम सिटीजन पे अलग अलग स्तर की सरकारें सरकार बना रही है। स्तर की सरकार जो है वो अपना डेमोक्रेटिक वे दिखाई पड़ता है। अगला हमारे पास है, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट
and such changes require the constant of बोथ ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर है कि जब हम संविधान के किसी हिस्से की बात करते हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ पर दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों के जो ओरिजिनल ढांचा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। चाहे वो हमारे यहाँ पे 2 तरह की सरकार हो, 3 तरह की सरकार हो, 2 या 3 तरह की सरकार हो, मतलब कहने का मतलब है कि कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक तरह की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी फंडामेंटल प्रोविजन को चेंज नहीं कर सकती। वहां पर दोनों तरह की सरकारों को, मतलब बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट को वहां पर मिलके काम करना पड़ेगा, वहां संशोधन होगा, कुछ चेंजेस होगा, और वहां पर कहने का मतलब है कोई एक तरह की सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एकदम से जाएंगे और संविधान के हिस्से को चेंज करना चाहेगी, तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे दोनों तरह की या उससे 2 से ज़्यादा तरह की सरकारों का पार्टिसिपेंट हो सकता है। ये तीसरी तरह का फीचर है फेडरलिज्म का। अगला आता है कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट्स। यहाँ पर एक कोर्ट जो है वो स्वतंत्र है हमारे यहाँ पर, और अलग अलग तरह के गवर्नमेंट का जो पावर्स है उसमें कोर्ट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है, उसको संविधान से पावर मिलती है, वो किसी भी लेवल के गवर्नमेंट के पावर को इंटरप्ट कर सकती है। तो ये एक चौथी तरह का एक विशेषता है। अगला लास्ट है हमारे पास सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक टैक्सेशन का जो होता है, टैक्स लेने का, आर क्लियरली स्पेसिफिक टू इंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस तरह से जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, मतलब राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने विषयों में कानून तो बनाते ही है, साथ साथ उनके लिए वो कहाँ से टैक्स ले। मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोलियम और गैस और जो विदेशी जो पूंजी आती है उस पर अपना ध्यान रखता है। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट के अपने नियम होते हैं, वो जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट के जो, जैसे मान लो एक स्टेट क्रॉस कर रहा है या स्टेट के अंदर का जितना भी टैक्स जमा करना है, रेवेन्यू जमा करना है, तो वो चीज़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हमने मतलब 3-4 जो हमारे समझने योग्य है जो फीचर्स थे फेडरलिज्म के वो पढ़े। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम आगे यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक नया क्वेश्चन आता है निकल के, वो आता है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। अगर हम, क्योंकि फेडरलिज्म एक कॉन्सेप्ट है और वो किसी देश पे अलग तरह से काम करता है, किसी देश पे अलग तरह से काम करता है, और हमारे देश पे अलग तरह से काम करेगा। हम वहाँ की विविधता को ध्यान में रखते हुए, वहाँ की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के नियमों को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के लोगों को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से अमेरिका का फेडरलिज्म है या फिर एक एकात्मक सरकार जैसी चीज़ हमने पढ़ी, वो भी एक अलग सा ही नेचर रखता है। तो कहीं ना कहीं हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, मतलब वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसे इंडिया को भी हम फेडरल कंट्री कह सकते हैं। तो पहले पे आते हैं, एक मैं पढ़ता हूँ पहले। देयर आर 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। हम बात कर चुके हैं अभी तक कि हमारे यहाँ पे 3 तरह की गवर्नमेंट पाई जाती है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो इलेक्शंस होते हैं हम उसमें उसको लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, उदाहरण के लिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो मुखिया है हमारा जो केजरीवाल जी है, इस तरह यूनियन गवर्नमेंट के जो मुखिया है वो जो है वो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। तो यहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं कि पावर जो है
अलग अलग स्तर में बटी हुई है। तो एक फेडरलिज्म का ये खूबी है, एक विशेषता है, अभी हमने लास्ट पॉइंट में समझा है इसको। दूसरा आता है डिवीजन ऑफ पावर, जहाँ पे दूसरा आता है डिवीजन ऑफ पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट बाय 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, है ना। ये एक सूचियाँ है जहाँ पर संविधान यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ विषय देती है कि जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कानून बना सकता है, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट उस पर काम कर सकता है, और कहीं कोई एक ऐसी लिस्ट जिसे कंक्रीट लिस्ट कहते हैं, वहाँ पे दोनों तरह के जो सरकार है वो कानून बना सकते हैं। तो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंक्रीट लिस्ट जो सूचियाँ हैं, तीनों सूचियाँ, पहले में सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरे में स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और तीसरी जो सूची है वो वहाँ पर दोनों मिलकर कानून बनाना या फिर अपना कंट्रोल रखते हैं। तो ये दूसरी तरह का, यहाँ पर भी एक नेचर निकल के आता है कि डिवीज़न ऑफ पावर हो रहा है यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन गवर्नमेंट को, दोनों को अलग अलग विषय दिए गए हैं काम करने के लिए। मान लीजिए स्टेट का काम शिक्षा है, तो शिक्षा पे जो कानून बनेगा वो स्टेट गवर्नमेंट बनेगा। पेट्रोल के दाम, गैस के दाम यूनियन स्टेट डिसाइड करेगी। तो ऐसे बहुत सारे विषय आप सूचियों में देख सकते हैं। ये 3 तरह की सूची होती है, उसको एक बार हम रफली कहीं अपनी कॉपी में लिख ले, उन सूचियों की बना ले, या फिर हम किताबों से उसको ढूंढे। तो ये काम आप कर सकते हो। अगर इस टॉपिक को समझना है तो डिवीज़न ऑफ पावर में इन तीनों सूचियों के विषयों को आपको लिखना होगा। तो आप इसको, जैसे आप ये वीडियो देखें या इस चैप्टर को पढ़े, तो आप एक सूची ज़रूर बना लीजिए, ये बहुत उपयोगी होगा और आपके चैप्टर को समझने में भी और आगे जाके भी। हम 3rd लेवल के पॉइंट पे आते हैं, जहाँ अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। द पार्लियामेंट्री हैज़ पास अमेंडमेंट इन बोथ ऑफ द हाउसेस विद द एट लीस्ट 2/3 मेजोरिटी। ये एक और एक खूबी है फेडरलिज्म की कि अगर हमें कई संशोधन करना है तो पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं हमारे पास, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में अगर हमें अमेंडमेंट करना है तो दोनों, एटलीस्ट दोनों का 2/3 मतलब 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए। जब 2/3 मेजोरिटी बहुमत मिलता है तो वहाँ पर हम संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक फेडरलिज्म का एक नेचर है कि पावर जो है, अगर हमें कानून में चेंजेस भी लाने हैं तो हमें दोनों तरह के हाउसेस से 2/3, मतलब यहाँ पर जो पावर शेयरिंग हो रखी है, मतलब लोकसभा में, राज्यसभा में, अलग अलग तरह की चीज़ों में। लेकिन क्या होगा, एक डिसीजन के लिए उनको एक आना पड़ेगा, एक मेजोरिटी देनी पड़ेगी और तब जाके उसमें अमेंडमेंट होगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक पॉइंट है। अगला हम आते हैं इंडिपेंडेंट कोर्ट एंड इंटरप्शंस of the constitution. In a case of any dispute about the division of the power, the high court and supreme court decide the case. अब मान लीजिए सरकार में या किसी भी स्टेट में या यूनियन सरकार में कोई केस हो जाता है, तो क्या होता है, हमारे देश की स्वतंत्र न्यायपालिका है, वो कभी भी इंटरप्ट कर सकती है, कभी भी उस केस को सॉर्ट आउट कर सकती है, या कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि यहाँ पर जो है हम उसको हैंड ओवर, मतलब कहते हैं कि हम इंटरप्ट करेंगे या फिर देखेंगे कैसा हो रहा है, क्या चीज़ हो रहा है। जो डिस्प्यूट है वो सॉर्ट आउट करता है हमारा इंडिपेंडेंट कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, चाहे वो तीनों तरह की सरकारें हो, चाहे वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की सूचियाँ जो हो डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हो, चाहे वो अमेंडमेंट बनाना हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट कोर्ट का हो, तो सारी चीज़ें हमारे भारत देश में इम्प्लीमेंट है और ये फेडरलिज्म का ही एक आधार है। तो इस चारों पॉइंट्स को पढ़ के हम ये कह सकते हैं कि जो है भारत जो है एक फेडरल कंट्री है।
इसके साथ हमने इस चैप्टर के अंदर से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें और क्वेश्चन आने वाली चीज़ों को उठाया है और उसको समझा है। आप जुड़े रहिए राइजिंग क्लासेस के साथ और स्वस्थ रहे, खुश रहे, हाथ धोते रहे, दूरी बना के रहे, ताकि हम और जुड़े और स्वस्थ रहे। ठीक है।